नदियाँ बचाओ देश बचाओ। हम आज बिहार नदी संवाद कर रहे हैं, वो केवल कोसी पर नहीं, बिहार की तमाम नदियों पर। दक्षिण बिहार सूखा भुगतता है, उत्तर बिहार बाढ़ भुगतता है और लोगों को पलायन के लिए मजबूर करता है। तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होती है। कहीं बराज बनते हैं, कहीं बड़े बड़े बांध बनते हैं, पर विज्ञान के नाम पर केवल विकास 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 की बात होती है। विनाश और विस्थापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या वजह है कि इसका अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है? नए बराज, रोड्स, रेलवे, पुल सब तय करते हैं। बिहार में कितने पुल ध्वस्त हो गए। कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल चर्चा के लिए तैयार है तो हम कभी नकारते नहीं। लेकिन ये मुद्दे तो सिर्फ चुनाव में हावी होते हैं। वही तो बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ में हूँ प्रीति प्रभा। बिहार में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से तबाही का मंजर ऐसा है कि बिहार के 13 ज़िले जलमग्न जैसी स्थिति बनती दिख रही है इन जिलों में। और ख़ासकर और भी आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से नेपाल में बारिश हो रही है और पानी छोड़े जाने की खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ और भी विकराल रूप ले सकता है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख मेधा पाटेकर, जो इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। बिहार में नदियों का जायज़ा ले रही हैं, क्या स्थिति है वो देख रही हैं और ख़ास है बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात कर रही हैं, उनकी स्थिति को जानने की कोशिश कर रही हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि मेधा पाटेकर इन बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ बनकर सामने आती हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि नर्मदा की इन दिनों क्या स्थिति है और भी कुछ सवाल जवाब होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन दिनों आप बिहार दौरे पर आई हुई हैं, आप नदियों की स्थिति का जायज़ा ले रही हैं, बाढ़ पीड़ितों से मिल रही हैं और आपको तो बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ भी कही जाती है। तो क्या स्थिति आपको बनती दिख रही है? और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि नेपाल से और भी पानी छोड़े जाएंगे और भी विकराल रूप ले सकता है अगर अस्थायी समाधान न किया गया जाए इसका। तो देखिए, बिहार तो नदियों से भरा हुआ एक प्रकार से समृद्ध क्षेत्र और राज्य रहा है। कुछ नदियाँ कोसी जैसी जो हिमालय से आती है, जिसकी 93,000 चौरस किलोमीटर, नर्मदा से कुछ कम पर फिर भी इतनी बड़ी कैचमेंट एरिया है, जिसमें से 21,000 ही भारत की है, पर बाकी नेपाल की, तिब्बत यानी चाइना की मानी जाती है। ये पूरी कैचमेंट को लेकर क्या हो रहा है ये देखना ज़रूरी हो गया है। हम आज बिहार नदी संवाद कर रहे हैं, वो केवल कोसी पर नहीं, बिहार की तमाम नदियों पर। दक्षिण बिहार सूखा भुगतता है, उत्तर बिहार बाढ़ भुगतता है और लोगों को पलायन के लिए मजबूर करता है। पर कल मैं बिहार के रास्ते में ट्रेन में होते हुए जो खबर आई कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं गिरते हुए कि 7 लाख क्यूसेक्स पानी आने जा रहा है, जो कि कुसाहा की त्रासदी हुई 2008 में, जब 15 दिन हम लोग अरेरिया, पूर्णिया सब जिलों में लगे हुए थे, तो दिल को दर्द देने वाली हालात थी। उससे भी ज़्यादा कई गुना जब आउटफ्लो आने वाला है, वो ऊपर के बराज से भीमनगर के आने वाला है। तो ये क्यों हो रहा है ये समझना ज़रूरी है। सप्तकोसी से बनने वाली कोसी नदी सबसे ज़्यादा हिमालय की गाद लाती है, सबसे ज़्यादा गतिमानता से चलती है। और ऐसी नदी जो बार बार बाढ़ लाने लगी है, वो प्राकृतिक बाढ़ नहीं है। कोसी पे जब तटबंध बनाने की बात हुई और वहाँ जब बराज बनाने की बात हुई, तो उस समय नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, इनकी भूमिका थी, पर इंजीनियर्स की भूमिका नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शॉर्ट टर्म का एक सुझाव दिया था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हो गया। और इन तटबंधों के कारण जो जल जमाव होता है और अंदर जो लोग पड़े हैं, आज भी कोसी के तटबंधों के अंदर 10 लाख लोग पड़े हैं, तो इनकी जो हालात है आज, ये सब बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि गाद से नदी भरती है और तटबंध की पीछे की जो भूमि है वो नीचे रहती है, तो तटबंधों के ऊपर से गाद के कारण उछलकर पानी चढ़ता है। तो ये जो बाढ़ की स्थिति हर नदी में आज आ रही है, वो कहीं ना कहीं नदी को अविरल बहने न देने से हो रही है। नदी में हस्तक्षेप होता है तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होती है। कहीं बराज बनते हैं, कहीं बड़े बड़े बांध बनते हैं। आज नर्मदा में भी पूर्ण जलाशय स्तर तक पानी पहुंचा है,
पर ऊपर से अगर ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो पिछले साल हमारे हज़ारों घर डूबे थे, जिनको डूब से बाहर घोषित करने की एक साजिश चली थी। तो हम लोगों ने इस बार तो चलने नहीं दिया, पर ये हर जगह होता है। और निर्णय कितने गेट्स खोलेंगे, कितना पानी छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे और उसके निकास की व्यवस्था कैसे होगी, ये एक संवेदनशीलता के साथ और वैज्ञानिकता के साथ करना चाहिए। पर विज्ञान के नाम पर केवल विकास 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 की बात होती है, विनाश और विस्थापन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए ये हकीकत हो रही है। और बाढ़ग्रस्त लोग, अभी हम रास्ते में पटना के ही एक हिस्से में देख के आए बिंदी टोला गांव के लोगों को, जो हाईवे के किनारे पड़े हैं, जो गंगा के बाढ़ से इसी साल 18 सितंबर को प्रभावित हुए हैं। 4 दिन खाना खिलाने के बाद उनको कुछ भी मदद नहीं मिली है। तो ऐसा जब होता है तब ये बाढ़ प्राकृतिक नहीं, विनाशक है, शासन निर्मित है, मानव निर्मित है। तो इस पर उपाय करना है तो नदियों को बहते देना चाहिए, यही हमारा कहना है। और हम आज भी चेतावनी देते हैं कि कोसी में अगर फिर से हजारों परिवार डूब जाएंगे तो जिन्होंने इतनी लंबी 260 किलोमीटर की पदयात्रा की, सब कुछ किया है, मेरी आवाज़ नहीं बनती हो, वो अपनी आवाज़ खुद उठाने वाली महिलाएं हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, पशुपालक हैं, मछुआरे हैं, इनका क्या हक नहीं है? ये हमारा कहना। जी, आप कह रहे विस्थापन और विनाश की स्थिति, ये कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। हर साल लोग बाढ़ जैसी विभीषिका का दंश झेलते हैं। क्या वजह है कि इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है? बिल्कुल स्थायी समाधान निकल सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत कैचमेंट से करनी चाहिए। कोसी जैसे हिमालयन नदियाँ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। तो अब 3 राष्ट्रों को एकत्रित बैठकर उस कैचमेंट को कैसे आप संवारें, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट कैसे करें, ये सब सोचना चाहिए। और बीच में समन्वय होना चाहिए। बार बार बिहार का कोई राजनेता ऐसी आवाज़ उठाता है कि और हाई डैम कोसी में, नेपाल में बनना चाहिए, बराहा क्षेत्र में। पर नेपाल के लोग भी हैरान हैं। हम तो जन जन का संवाद करते हैं, तो आप जन मीडिया के माध्यम से इसको उजागर कर सकते हैं। तो नेपाल और भारत के बीच में सुसंवाद है, जनता जनता के बीच में, लेकिन राजनेताओं के बीच में नहीं रहता है। कभी होता है, कभी नहीं होता है। पार्टी का अदला बदल ये इसका नतीजा और इसका कारण भी होता है। तो हमारा तो कहना है कि जो अड़ंगे लगे हैं नदियों को बहने में, उनको खुले करने चाहिए। तटबंधों की बात तो बिल्कुल नकारनी चाहिए। अब बागमती में भी आप बनेंगे, गंडक में भी बनाएंगे, सब जगह तटबंधों से बाढ़ कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल नहीं हुआ है, उल्टा फ्लड ज़्यादा बढ़ा है। प्राकृतिक बाढ़ जो आती है वो आती है, गाद खेतों में छोड़कर निकल जाती है, तो खेतों में उपज भी ज़्यादा आती है। ये लोगों का अनुभव है। तो लोग आज भी कहते हैं ना कि प्राकृतिक बाढ़ आने दो, पर तटबंधों से बाढ़ और जल जमाव को रोक दो। तो इसमें बहुत सारे उपाय हैं। कोसी की जो 12-13 से ज़्यादा धाराएं हैं भारत में बहने वाली, उनमें आप निकास करो। आपको निकास के लिए नई कोसी मेची परियोजना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्वी नहर है, पश्चिम नहर है, पर कोसी की प्राकृतिक धाराओं को आप एक हिस्सा बनाओ आपकी योजना का, और उसमें प्राकृतिक प्रवाह बढ़ दे। जितना अपन समझेंगे कि प्रकृति ही हमारा जीवन है, उतना हम लोग प्रकृति को और नदियों को बचा पाएंगे। नहीं तो नदी सूखा और बाढ़ के चक्र में घेरी जाती है, प्रदूषित भी होती है और लोगों को ध्वस्त करती है, तो उनको क्या मिलता है? जी, अब नदियों को बचाने के लिए, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिले, पुनर्वास मिले, इसके लिए लगातार आंदोलन कर रही हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि आप जल सत्याग्रह कर रही थी। कुछ आश्वासन के बाद फिर उसे ख़त्म किया गया, लेकिन जितने घंटे तक आप पानी में रहीं, इस उम्र में रहना बहुत मुश्किल है। और लगातार आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, आप भूख हड़ताल पे भी बैठती हैं, आंदोलन करती हैं, और आपके साथ ऐसी महिलाएं भी हैं जो अभी मेरी बात हो रही थी तो ये रो रही थी कि हमारे बच्चे घर में, और हमें खबर आ रही है कि और भी बाढ़, पानी और भी आने वाला है, तो हम बहुत दिक्कत में, बहुत टेंशन में है। तो इस आंदोलन का नतीजा क्या हो रहा है? क्या आपकी बात कहीं पहुंच पा रही है? देखिए, जब गरीब का चेहरा, वंचित, शोषित, पीड़ित का चेहरा हमारे सामने है, तो हम चुप बैठे नहीं सकते। आंदोलन संघर्ष है, हम निर्माण कार्य भी करते हैं, और हम संघर्ष में कभी भी हिंसक नहीं बने, हम अहिंसक सत्याग्रही बने।
तो हम लोग तो चाहते हैं कि सत्याग्रह का असर आए, और असर आता भी है। आज तक 39 साल नर्मदा बचाओ आंदोलन के पूरे होते होते हमने 50,000 परिवारों का पुनर्वास लिया है। कोसी में भी कुछ न कुछ लोगों को मिलता रहा है राहत के रूप में, लेकिन वो पुनर्वास नहीं है। जिन लाखों लोगों को पुनर्वास दिया है कोसी के, उनको भी मैं देख के आई। एक एक गांव में देखा तो कईयों की ज़मीन अतिक्रमित है, बाहर के लोगों ने की है। कईयों को ज़मीन का व्यवस्थित पट्टा नहीं मिला है। आज भी अभी गंगा के किनारे के बिंदी टोला के लोग पड़े हैं, उनसे कागज़ मांगते हैं, पर उनको कहीं से उद्ध्वस्त करके एक हाईवे के कारण ही वहाँ पुनर्वसित किया था और पट्टा नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में उनको राशन कार्ड का अधिकार, श्रम कार्ड का अधिकार, सबसे वंचित रखा जा सकता है कि भाई तुम्हारे पास कागज़ है तो दिखा दो। ये कागजी इकोनॉमी पर चलने वाले लोग नहीं हैं, ये प्रकृति निर्भर समुदायों के लोग होते हैं। और इसीलिए नर्मदा में तो हमने 50,000 के परिवारों के पुनर्वास में 20,000 परिवारों को ज़मीन का अधिकार लिया। कहार, कुम्हार, केवट, पछुआरे सबका अधिकार लिया। फिर भी कुछ न कुछ बाकी है, तो हम लोगों को संघर्ष करना ही पड़ता है। तो बिना पुनर्वास डूब नहीं आनी चाहिए, ये हमारी मांग है। ये हर नदी के बारे में, हर बांध के बारे में सही मांग है, और ये कानून में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो नहीं करते हैं अमल। जहाँ आदिवासी है वहाँ पैसा कानून लगता है, पर ग्राम सभा की सहमति के बिना परियोजना, हम कहते हैं कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी योजना आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो गांव ज़्यादा जानते हैं अपना जल, जंगल, ज़मीन कितना महत्व का जीवन आधार है, कैसे उसको बचाया जा सकता है। विकास के नाम पर जो करोड़ों की योजना बनती है वो कैसे ध्वस्त कर सकती है। तो गांव के लोगों की सलाह लेना और सर्वसहमति से या मेजॉरिटी की सहमति से कार्य आगे बढ़ना ये ज़रूरी है। पर कोसी के लोगों की बात करें तो आज भी अगर पानी चढ़ेगा तो वो बोट से अपने बच्चे को कैसे निकालेंगे, अपने सब सामानों को कैसे बचाएंगे। उनको आज तक पूरी नुकसान भरपाई नहीं दी है। नर्मदा में भी पिछले साल जो ध्वस्त हुए, हमने राहत तो ले ली, आचार संहिता बीच में नहीं आने दी लोकसभा चुनाव की, लेकिन राहत क्या होती है? सुबह का नाश्ता होता है, उससे पूरे दूसरे दिन सुबह तक का पेट नहीं भर सकता है। तो नुकसान भरपाई देने के बाद शिवराज सिंह जी जैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मेरी लाडली बहना तुम क्यों वंचित हो, क्यों चिंतित हो, तुमको मैं पूरी भरपाई दूंगा, ये कहकर केंद्र में बड़े मंत्री बने, पर आज तक उनको भरपाई नहीं मिली है। ऐसी जब स्थिति आती है और फिर दूसरे साल जब पानी चढ़ने की हकीकत सामने आती है, तो हम लोगों को उपवास, धरना, जल सत्याग्रह, जो हम अकेले कभी नहीं करते हैं, हमारे साथ हर बार सबसे ज़्यादा महिलाएं जो चिवटता करती है, जो सृजनशीलता, जो कटिबद्धता रखती है, वो खड़ी होती है। तो हम लोगों को ये करना पड़ता है, और उससे कभी भी हम लोग पूरे हारे नहीं हैं। इस साल भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन बांध स्थल पर नहीं मनाया गया, नहीं तो पिछले साल वो 17 सितंबर का जन्मदिन मनाने के लिए गेट नहीं खोले तो पूरा पानी 172 गांव में नर्मदा किनारे के मध्य प्रदेश में चढ़ा, और जब उनको खोला तब नीचे के गुजरात के 3 जिलों के गांव और शहर के घर दुकान भी ध्वस्त हो गए। तो ये जो होता है, तीर्थ मंदिर भी ध्वस्त होते हैं। तो इसके बारे में संवेदना होनी चाहिए, रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग होना चाहिए। वो न होते हुए, उसकी क्षमता न होते हुए, ये बस नए बराज, रोड्स, रेलवे, पुल सब तय करते हैं। बिहार में कितने पुल ध्वस्त हो गए। तो हम लोगों को लगता है कि विकास की अवधारणा बदलनी चाहिए। और अभी क्लाइमेट चेंज, इसके चर्चा केवल ग्लासगो में, पेरिस में, कोपेनहेगन में करके नहीं चलेगा, उसका असर धरातल पे है। जो धरती पे काम करते हैं वही लोग भुगत रहे हैं, जो नदी किनारे, समुंदर किनारे में रहते हैं वही भुगत रहे हैं। तो उसकी भी सोच होनी चाहिए कि 2 दिन में साल भर का पानी आता है तो बाढ़ आती है। तो कल तक तो कोसी के लोगों को नहीं लगा था कि इस बार इतनी बाढ़ आएगी। वो ये सम्मेलन में आने के लिए निकल पड़े और घोषणा हो गई। आज सुबह 4 लाख क्यूसेक्स पानी पहुंच गए हैं, जो कुसाहा त्रासदी के समय आया था उससे ज़्यादा है। सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है सबको बचाना और नदियों को बचाना। इसलिए हम तो चाहते हैं कि नदी बचाओ, नदी संरक्षण पुनरुज्जीवन एक विधेयक पेश हो जाए लोकसभा राज्यसभा में, और उस पर एक स्वतंत्र कानून, सशक्त कानून बनाया जाए। जी, अब तटबंध के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए किस तरह की योजनाएं हैं? बहुत योजना होनी चाहिए। कुछ घोषणाएं तो होती हैं कि 4 हेक्टेयर तक जमीन जिस पर गाद भरी हुई है उसका हम टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ले रहे हैं टैक्स। उनको जो घर देना चाहिए सबको नहीं मिला है, घर प्लॉट मिलना चाहिए, उसके पट्टे मिलने चाहिए। जिसकी खेती बर्बाद हुई है उनको या तो आप वैकल्पिक आजीविका दे दो या दूसरी जगह खेती की ज़मीन दे दो। वहाँ है ज़मीन जहाँ पुनर्वसित कर सकते हैं सभी लोगों को,
लेकिन नहीं हो रहा है। इसके लिए जो प्राधिकार बना उसकी खोज चल रही है। कहाँ है प्राधिकार, कहाँ है उनका ये 12 कमेटियां बनी, कितनी सारी रिकमेंडेशंस सिफारिशें की गई, एक भी सिफारिश पर कोई काम नहीं। केवल लालू प्रसाद जी थे, तब उन्होंने हमको विधान परिषद में बात रखने के लिए बुलाया था। मैं तो आ नहीं पाई, अचानक मेरी कोर्ट केस लग गई, मुझे रहना ही पड़ा। लेकिन हमने रामास्वामी अय्यर जी को भेजा, जो जल संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव रहे हैं, और ये बात जाबिर हुसैन जैसे जो संवेदनशील विधान परिषद के सभापति थे, उनके कारण आगे बढ़ी। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन को जोड़ना, ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूर नहीं है, तो भारत में कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। जब कलाम जी ने किया था, वो कोई जल विशेषज्ञ नहीं थे, तो लेकिन उन्होंने कुछ सोचा, लेकिन वो नहीं आगे बढ़ पाया। राहुल गांधी जी ने भी विरोध किया था। आज भी नदियों को जोड़ना नहीं चाहिए। नदियों के अगर थोड़ा सा कहीं ज़रूरी ही हो तो जोड़ सकते हैं, लेकिन नेपाल की नदी को भारत पे ये वो ऐसा करना, ये करोड़ों की योजनाएं होती हैं। कोसी मेची परियोजना का डीपीआर का अभ्यास किया हमारे साथियों ने, उसमें कोई विकल्पों की चर्चा ही नहीं है जी। वो डीपीआर में सब अभी 9 लाख बाढ़ पीड़ितों के लिए किस तरह की योजना की आप बात कर सकती हैं? पूरा पुनर्वास होना चाहिए, वैकल्पिक आजीविका, वैकल्पिक आवास, सब कुछ, और उनके नुकसान की पूरी भरपाई देनी चाहिए। और उनको टैक्स वगैरह कोई नहीं, उनका कर्जा भी माफ़ होना चाहिए, उनको राशन भी बढ़ा कर देना चाहिए 2013 के अन्न सुरक्षा कानून के तहत। जी, आप इन मांगों के साथ कहाँ पहुँचना चाहती, किन से बात करना चाहती हैं? मैं तो यही कहती हूँ कि कहाँ पहुँचना क्या, हम लोग अगर कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल चर्चा के लिए तैयार है तो हम कभी नकारते नहीं। लेकिन ये मुद्दे तो सिर्फ चुनाव में हावी होते हैं। वही तो बात है, या बाढ़ आती है तो थोड़े दिन चर्चा चलती है, पर बाद में भूल जाते हैं। ये हमें मंजूर नहीं है। हम किसी से भी मिलने को तैयार है, सत्ताधारी हो या वैकल्पिक दल हो। आज थोड़े से वैकल्पिक दलों को संसद में जगह मिली है, पर हमारा अनुभव है कि संसद और विधानसभा में जो सवाल उठाए जाते हैं उनके भी झूठे जवाब दिए जाते हैं, तो ये हक का भंग है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। तो विधानसभा और लोकसभा से ऊंची ग्राम सभा। जी, एक आखिरी सवाल है कि आप जो ये आंदोलन कर रही हैं, ये आंदोलन और कितना तेज होने वाला है? मैं नहीं तय कर सकती, ये तो आंदोलनकारी लोगों ने तय करना है। हमारे महेंद्र यादव जी यहाँ लगे हुए हैं कोसी क्षेत्र में, और वहाँ की स्थानीय समिति है, वहाँ निर्माण का कार्य भी जीवनशाला जैसे हमारी चलती है 30 साल से, यहाँ भी शुरू की है, और संघर्ष भी है। और संघर्ष तो बाढ़ भुगतने वाले उसी समय भी करते हैं, इतनी उनमें जीवटता और कटिबद्धता होती है। पर यह होना चाहिए कि उस पर चर्चा हो, निकाल हो, निर्णायक बैठक हो। हम किसी से भी मिलना नकारते नहीं हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, चाहे तेजस्वी यादव, जिन्होंने हमसे बात की है, कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। जी, आपको ये उम्मीद है कि आप की जिनसे भी बात होगी उनसे कुछ ना कुछ हासिल होगा, साथ ही बाढ़ पीड़ित जो आपके साथ और हैं, हमारा नदी घाटी मंच अभी बनाया है राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का। इसलिए केवल नर्मदा बचाओ नहीं, नदियाँ बचाओ देश बचाओ, ये हमारी भूमिका है, और इसके आगे लेने जाने की बहुत ज़रूरी है। कानूनी मैदानी दोनों संघर्ष हम करेंगे। हम राजनीतिक दल से बातचीत करते हैं, लेकिन हम किसी दल में नहीं हैं। तो हमारी जो जन आंदोलनों की राजनीति है उसको हम अवकाश बचा कर ही आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए।